बहस का। आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। भारत 140 करोड़ लोगों का देश है। क्या इस देश में हर कोई डरा हुआ है? 20% आबादी को हिंदू फोबिया है और 80% आबादी को इस्लामोफोबिया। ये देश वाकई डरा हुआ है या फिर डराते रहने को कुछ लोगों ने अपना प्रोफेशन बना रखा है ताकि उनकी दुकान चलती रहे, उनका एजेंडा चलता रहे, उनकी सियासत चलती रहे। आपको आज की तस्वीर बाद में हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कल की तस्वीर दिखाती हूं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में थे। मुंबई के अंधेरी में बोहरा मुस्लिम समुदाय की अरबी अकादमी का उन्होंने उद्घाटन किया था। इससे पहले मोदी 2018 में भी इंदौर में बोहरा मुस्लिमों के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसकी पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है और वो ये है कि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उन पर सिर्फ हिंदुओं का नेता होने की छाप सही नहीं है। ये तो रही एक तस्वीर। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं और ये दूसरी तस्वीर है दिल्ली के रामलीला मैदान की। देश में मुसलमानों के सबसे बड़े और सबसे पुराने संगठन जमीयत उलेमाए हिंद का 3 दिन का जलसा चल रहा है। जलसे में जमीयत के चीफ मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि देश में इस्लामोफोबिया का हवा खड़ा करके माहौल बिगाड़ा जा रहा है। मौलाना मदनी ने इसके पीछे सीधे सीधे बीजेपी और संघ परिवार पर आरोप लगाया। एक बड़ा दावा यह किया कि इस्लाम भारत के बाहर से नहीं आया, इस्लाम तो भारत में ही जन्मा है। मुल्क के बारे में यह भी कहा कि ये जितना मोदी और भागवत का है उतना ही महमूद का भी है। लेकिन इन दावों और आरोपों के बीच मौलाना मदनी एक तरह से यह भी कह गए कि सरकार के साथ अदालतें भी मुसलमानों की नहीं सुन रही हैं, या कहें कि हिंदुओं को खुश करने के दबाव में है। ऐसा मौलाना महमूद मदनी की तरफ से कहा गया। ऐसे में जो सवाल है वो ये है कि क्या इस्लामोफोबिया को खारिज करने के लिए हिंदू फोबिया को खड़ा करना जरूरी है? ये बड़ा सवाल है। इस देश में कौन डरा हुआ है और कौन किसे डरा रहा है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहस की हम शुरुआत करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन आपके लिए इस वक्त समझना जरूरी है कि जमीयत के जलसे में मौलाना महमूद मदनी ने क्या दावे किए और क्या सवाल उठाए। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद का जलसा शुरू हुआ तो ये सबको अंदाजा था कि देश में दिन रात चलने वाले हिंदू मुसलमान वाले मसले पर जरूर बात होगी। हिजाब, नमाज से लेकर मंदिर मस्जिद विवाद, हिंदुत्व, सनातन और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बात होगी। यही हुआ भी। आम धारणा है या जो कुछ भी लोगों ने गूगल से पढ़ रखा है वो ये है कि भारत में इस्लाम 7वीं सदी में अरब से आया और फिर धीरे धीरे फैला। लेकिन मौलाना महमूद मदनी ने उलट इतिहास रखा। उन्होंने दावा किया कि इस्लाम कहीं बाहर से नहीं आया, यही हिंदुस्तान में ही जन्मा और भारत ही मुसलमानों की पहली मातृभूमि है। इस धरती की खासियत यह है कि यह खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। इसी बिना पर मौलाना महमूद मदनी ने उन लोगों को जवाब दिया जो कहते हैं कि ये देश हिंदुओं या सनातन को मानने वालों का पहले है, मुसलमानों का बाद में। जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है उतना ही ये देश महमूद का भी है। न महमूद इनसे 1 इंच आगे है और न वो महमूद से 1 इंच आगे है। मदनी ने आरोप लगाया कि देश में इस्लामोफोबिया बढ़ाकर मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा की जा रही है और ऐसा करने के लिए हिंदुत्व को भी गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। हिंदुत्व की मौजूदा दौर में जो तशरीह की जा रही है और हिंदुत्व के नाम पर जिस जारहाना फिरकावारियत को फरोग दिया जा रहा है वो हरगिज इस मुल्क की मट्टी और खुशबू से मेल नहीं खाती। आरएसएस और उसके रहनुमाओं को मुतवज्जे करती है कि वह अपने मौजूदा बयानात की रोशनी में अमली इक़दाम करें और मौजूदा हालात में अपनी हमनवा जमातों को कायल करें कि नफरत और फिरका परस्ती की चादर उतार फेंकें। जमीयत का आरोप है कि सरकार कहां तो सबको साथ लेकर चलने की बात कहती है, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिमों के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों को रोकती भी नहीं है। सियासत से जमीयत की नाराजगी समझी जा सकती है, लेकिन बोलने की धुन में मौलाना महमूद मदनी देश की अदालतों पर भी एक तरह से सवाल उठा बैठे। जमीयत उलेमाए हिंद ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश को सियासी एजेंडा बताया और आगाह किया
कि यूसीसी लागू हुआ तो देश की एकता और अखंडता पर इसका असर पड़ेगा। राइट विंग को जवाब देने के लिए मौलाना मदनी ने स्वामी विवेकानंद का हवाला दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, मेरा तजुर्बा है कि अगर कभी कोई मजहब इंसानी मसावात की मंजिल की काबिल लिहाज हद तक पहुंचा है तो वो इस्लाम और सिर्फ इस्लाम। अमली इस्लाम की मदद के बगैर वेदांत के नजरियात ख्वाह कितने ही अच्छे और शानदार हों, आम इंसान के लिए बिल्कुल बेसूद हैं। वैसे इस तकरीर में मौलाना मदनी ने यह भी माना कि गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स और इस वक्त संघ प्रमुख मोहन भागवत जो कहते हैं, उन दोनों ख्यालों में बड़ा अंतर है। लेकिन उन्होंने ये भी जताया कि इतना काफी नहीं है। मुसलमानों में न तो भरोसा पैदा हो रहा है, न उनके भीतर का डर खत्म हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो चार खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर फिरोज बट साहब हैं, AIMIM के नेता फरहान साहब हमारे साथ हैं, असगर अली साहब हैं, वरिष्ठ वकील हैं, शोएब कासमी हैं, अध्यक्ष हैं जमात उलेमाए हिंद के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मेरा पहला सवाल फरहान साहब तो आप ही से है, और मेरा सवाल ये है, और मैं महमूद मदनी साहब ने जो कहा उसी को उठा रही हूँ यहाँ पर। भाई सरकार पे भरोसा नहीं, अदालत पे भी भरोसा नहीं, देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे भी भरोसा नहीं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन में यूसीसी का भी जिक्र है, तो भाई भरोसा किस पर? क्यों महमूद मदनी को ये कहना पड़ा ये देश जितना नरेंद्र मोदी का है, मोहन भागवत का है, उतना ही महमूद का है? देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी देता है ये देश जितना अदिति त्यागी का है उतना ही फरहान साहब का भी है, और किसी को बताने की जरूरत थोड़ी ही है। देखिए आदित्य जी, क्या नाम है, मदनी साहब ने जो भी बयान दिया है, जो भी बातें कही है, मैं उनके बयान का समर्थन करता हूं और उन्होंने कोई भी ऐसी बात गलत नहीं कही है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज भारतवर्ष में कोई भी ऐसा धर्म सांसद पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है जब तक उस धर्म सांसद से मुसलमानों को अभद्र टिप्पणी न की जा रही हो। अभी आपने देखा होगा राजस्थान में बाबा रामदेव ने मुसलमानों के प्रति क्या अभद्र टिप्पणी की, या दिल्ली में एक बाबा खड़े होकर बता रहे हैं कि मैं अभी 80 साल का हूं, 80 लोगों को मार चुका हूं, अभी 20 को और मारना और पूरी एक सेंचुरी करना है। तो ये क्या है, ये क्या दर्शाता है? दूसरी बात कि देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं सामने आकर ये बात कहते हैं कि जो सांप्रदायिकता का जहर साधु संत या उनके MLA MP फैला रहे हैं, इससे देश की अखंडता, देश का सौहार्द और देश का प्रेम जो है वो खंडित होने का काम हो रहा है। और क्यों भय का वातावरण, चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो या चाहे दलित हो, उनमें भय का वातावरण क्यों पैदा हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा यही है? एक सेकंड फरहान साहब, ये जो भय का वातावरण है इसको थोड़ा सा आज आप डिस्क्राइब करें, क्योंकि मैंने बहुत डिबेट्स किए हैं, मुझे समझ नहीं आता। इस देश में माइनॉरिटी क्लेम करती है वो डरी हुई है, इस देश में मेजॉरिटी भी क्लेम करती है वो डरी हुई है, तो फिर इस देश में सुरक्षित कौन है? मैं ये समझना चाहती हूँ आज। आप पहले ये जो भय का वातावरण है जिसका जिक्र आपने किया, जरा सा मुझे बताएं ये आपको किससे भय लग रहा है? देखिए, भय इस तरीके से आप देख सकती हैं कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जिस तरीके से संरक्षण दिया गया, उनके पैर पूजे गए, उनको माला पहनाई गई, तो उसके बाद ये दिखाया गया कि हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। गुजरात इलेक्शन में मनोज कुलकर्णी की बेटी पायल कुलकर्णी को टिकट दिया गया, जो क्या नाम है 97 मुसलमानों का कातिल, तो क्या नाम है कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई हुई है। ये चीजें भय का वातावरण पैदा करती हैं। इसके अलावा नहीं, भय का वातावरण सिर्फ और सिर्फ सियासत पैदा करती है फरहान साहब। नहीं, आप जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर उठा रहे हैं सर, उनका इस्तेमाल AIMIM ने अपनी राजनीति के लिए किया है। इस देश में अदालतें बैठी हैं, मैं मानती हूं कि महमूद मदनी साहब को अदालतों में भी खोट नजर आ रहा है, मैं इस बात से वाकिफ हूं, लेकिन इस देश में अदालतें बैठी हुई हैं सर,
उन अदालतों को ना अदिति त्यागी से सरोकार है, ना फरहान साहब के रिलीजन से सरोकार है। उन अदालतों को इस देश के सिटीजन्स के राइट से सरोकार है। उन अदालतों को इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन किन कानूनों को अलाउ करता है, उन कानूनों से सरोकार है। ये जो डिबेट में आकर भय का माहौल आप लोग बनाते हैं और ये क्लेम किए जाते हैं, शोएब कासमी आप कितना डरे हुए हैं? चलिए मुझे आप समझा दीजिए, जो भय का वातावरण जिसमें डरे हुए हैं फरहान साहब, आपको कितना डर लग रहा है शोएब कासमी? शोएब कासमी जी, आवाज पहुंच रही है? सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह ये जो बयानबाजी हुई है संघ और बीजेपी को लेकर, उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया बढ़ा रहे हैं, इन संगठनों से नहीं, इनके विचारों से मौलाना मदनी को तकलीफ है। दोनों संगठन अपने बयान देखें, यानी बीजेपी और संघ को कह रहे हैं कि इन्हें अपने बयान देखने चाहिए। तो ये कई बड़ी बातें यहां पर महमूद मदनी द्वारा कही गई है। फिरोज बख्श साहब, अगर यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूं, आप कितना डरे हुए हैं? क्योंकि फरहान साहब ने जो भारत की पिक्चर पेंट की उसमें तो ऐसा लग रहा है कि बहुत खतरे में है मुसलमान। फिरोज बख्श साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? आदित्य जी, मुझे आधा मिनट बोलने का मौका दे, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूंगा। अगर नहीं, मैं एक कमेंट पहले इस पर असगर अली का भी ले लेती हूं, उसके बाद मैंने आपको काफी मौका दिया है सर, शुरुआत में ही मैंने आपको काफी वक्त दिया है, प्लीज। तो अब आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। असगर अली जी, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो। फरहान साहब तो डरे हुए हैं, आप तो खुद एक लॉयर हैं। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो 4 बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें अदालतों को लेकर क्या कुछ कहा गया, जुडिशरी को लेकर क्या कुछ कहा गया, कितनी फेथ उस पर है? मौलाना मदनी की फेथ भले ही ना हो, क्या किसी से छिपा है? तो असगर अली तक भी हमारी आवाज इस वक्त नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम आपको सिलसिलेवार तरीके से अब ये दिखा रहे हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन को, अगर भारत एक्सप्रेस की स्क्रीन को ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि मौलाना मदनी द्वारा आरएसएस और बीजेपी को लेकर क्या बड़ी बातें कही गई हैं। सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, आपने शुरुआत में ही सुना, इस्लामोफोबिया की बात की गई है। आरएसएस और बीजेपी को लेकर यह कहा गया कि दोनों संगठन अपने नेताओं के बयान देखें और उन्हें इस तरह की बयानबाजी से रोकें, क्योंकि मौलाना मदनी बार बार ये आरोप लगा रहे हैं, और बल्कि एक बड़ा तबका है जो लगातार ये आरोप लगा रहा है कि बीजेपी जो है वो ध्रुवीकरण करती है, बीजेपी जो है वो मुस्लिम्स को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। एक सेक्शन है जिसका आरोप यह है कि बीजेपी और संघ मिलकर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन वहीं लगातार बीजेपी और संघ की अगर बात की जाए तो खासतौर पर मोहन भागवत वो यही कहते हैं कि सबका डीएनए, भारत में रहने वाले सभी नागरिकों का डीएनए एक है, सबको मिलकर रहना है, हम सब भारतीय हैं। तो ये सब बातें मोहन भागवत द्वारा कही गई हैं। वहीं बीजेपी जो है, और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी, वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। और जो तस्वीर हमने आपको शुरुआत में ही दिखाई थी, बोहरा समुदाय के समारोह में जब पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, उसी तस्वीर के साथ हमने शुरुआत की थी। अपने स्क्रीन पर जो आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि यूसीसी जो है वो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी सिर्फ मुसलमानों के लिए मुद्दा नहीं है। अदालत को लेकर भी कई तरह के आरोप ये लगा रहे हैं मौलाना मदनी, और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वोट बैंक की साजिश के तहत यूसीसी की बात की जा रही है। ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, सरकार जो है वो अदालतों को भी गुमराह करने का काम कर रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये दावा बार बार किया जा रहा है कि यूसीसी के पीछे दरअसल कोशिश वोट बैंक साधने की है। हिंदुस्तान में इस्लाम को लेकर भी कई बड़ी बातें उनके द्वारा कही गई। उन्होंने कहा इस्लाम सबसे पुराना धर्म है और ये भारत के बाहर से नहीं आया है। हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए पहली मातृभूमि है, और वो कहते हैं इस्लाम पर अगर कोई कहता है तो बेचैनी बढ़ती है। तो ये सब बातें हैं। ये मौलाना मदनी का जो भाषण है उसके कई पहलू हैं, जिसमें यूसीसी एक हिस्सा है उसका। फिरोज बख्श साहब, अगर आप मेरी बात और आवाज सुन पा रहे हो सर, तो सवाल वही है, फरहान साहब ने कहा कि बड़ा डर का वातावरण है, भय का वातावरण है, आप भी डरे हुए हैं क्या सर? आदित्य जी, देखिए ऐसा है, अगर जिन लोगों को डर लगता है, दुनिया बहुत बड़ी है और 56 इस्लामिक देश हैं। अगर इस्लामिक देश में जाना चाहते हैं वहाँ चले जाएं, यूरोप जाना चाहते हैं वहाँ चले जाएं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जाना चाहते हैं चले जाएं। ये फालतू का इन्होंने एक रटाखा कर रखा है
कि हमें डर लग रहा है। अरे भाई किस चीज़ से डर लग रहा है, किसने क्या कर दिया? अगर डर लगना है ना, डर आप समझते हैं किसे कहते हैं, तो आप चाइना में जाइए, वहाँ देखिए कि उइगर मुसलमानों की क्या हालत कर रखी है चाइना के लोगों ने, ठीक है ना। ये सब फालतू की चीज़ें हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे वो मदनी साहब हों, चाहे वो ओवैसी साहब हों, चाहे वो तौकीर रज़ा ख़ान हो या आज़म ख़ान हो या कोई और ख़ान हो, ये इन लोगों को अगर हिंदुस्तान में डर लग रहा है ना, तो ये हिंदुस्तान को छोड़ सकते हैं। और अगर मतलब यह है कि इनको रहना है यहाँ पे, तो इस तरह का जहर ना उगलें, इस तरह से आग ना लगाएं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लैंड ऑफ पीस कहा था, उन्होंने इसको दारुल हरब नहीं कहा था, उन्होंने इसको दारुल अमन कहा था। और चाहे कई हमने देखा कई एक्टर्स भी हैं, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे वो कोई और खान हो, है चाहे कोई शाह हो, मतलब ये चीज़ समझ में नहीं आती। और ये कहना कि हमारा डीएनए अलग है, ये सब बेकार की बातें हैं। हमारा डीएनए हिंदू भाइयों का, हमारा डीएनए एक है, ठीक है। लेकिन देखिए धर्म तो एक ही होता है और जो मज़हबें अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, जिसको हम ये भी कहते हैं कि एक रहने का तरीक़ा है। लेकिन जिस तरीक़े से मदनी साहब ने बांटने की कोशिश की है पूरे समाज को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को बांटने की कोशिश की है, कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदुओं में हिंदुओं को बांट रहे हैं, ये पूरे समाज को बांट रहे हैं। लोगों को इनकी बात पर तवज्जो नहीं देना चाहिए। और लोगों को जो मतलब मोहन भागवत साहब ने जो बात कही है कि हम सब एक हैं और हमारा डीएनए, सुनिए 10 सेकंड में ख़त्म कर रहा हूँ, 5 सेकंड में। तो ये जो लोग डर रहे हैं हिंदुस्तान में, इनको हिंदुस्तान में रहने का कोई हक़ नहीं है, जहाँ जाना चाहे चले जाएं। और मैं कहता हूँ इनको किसने क्या कर दिया, ठीक है। अगर डर देखना है तो आप बर्मा में देखिए, रोहिंग्याओं को देखिए, रोहिंग्या मुसलमानों का क्या हुआ है। हिंदुस्तान का तो दिल बहुत बड़ा है। और मैं आखिर में कहना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म मोदी को तो नोबेल अवार्ड फॉर पीस मिलना चाहिए कि एक ऐसा मुल्क तुर्की जहाँ जलजला आया है, हमेशा पाकिस्तान का साथ देता रहता है, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो मदद की हिंदुस्तान ने की है, इसको नहीं देख पा रहे ये लोग। ये जो आप पॉइंट उठा रहे हैं सर, ये जो सर आप पॉइंट्स उठा रहे हैं, ये पॉइंट्स जो हैं, मैं ये जो बातें आपने रखी हैं, ये मैं फरहान साहब से पूछ लेती हूँ। फरहान साहब ये क्या कह रहे हैं? फिरोज बख्श साहब ये कह रहे हैं कि आपको डर लगता है तो बर्मा चले जाइए, आपको डर लगता है तो चाइना चले जाइए। मैं तो कहूंगी अगर आपको डर लगता है तो हम देख रहे हैं कि दूसरे देशों में क्या हाल है, सीरिया का हाल देख लीजिए, इराक का हाल देख लीजिए, पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, वहां क्या है, वो डर नहीं है। आदित्य जी देखिए, मैं 2 बातें कहूंगा। जो ये भक्त साहब हैं, ये अनावरत आज 2 वर्षों से प्रयासरत हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनने के लिए, तो इनकी मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखना। मैं समझ सकता हूं इनकी बात को, मुझे इनकी बात से कोई ज्यादा आपत्ति नहीं है। अब मैं दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा आदित्य जी। देखिए, जहां बात है कि किसी और मुल्क में चले जाएं, एक सेकंड एक सेकंड सुन लीजिए। आपसे जो अग्री ना करे वो बीजेपी की बात करता है सर, आपको ऐसा क्यों लगता है? आप एआईएम की बात करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है जो आपसे अग्री नहीं करता वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का ही पक्ष रख रहा है। उसकी अपनी ओपिनियन हो सकती है, उसे नहीं लग रहा डर, आपको लग रहा है भय के वातावरण में रहते हैं, उन्हें नहीं लग रहा है डर, तो आप अपनी बात थोपेंगे थोड़े ही किसी पे, या आप उसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा थोड़ी सेट करने की कोशिश करेंगे सर। वो किसी चीज के लिए प्रयासरत हैं, उसके बाद क्या वो कुलपति बनने के लिए प्रयासरत हैं। सर आप निजी हमले ना करें, बेहतर होगा प्लीज। फरहान साहब सुनिए मेरी बात ध्यान से। फरहान साहब ये पहला मौका नहीं है फिरोज बख्श मेरी डिबेट में आए हैं, सुन लीजिए ध्यान से, ये पहला मौका नहीं है जब फिरोज बख्श मेरी डिबेट में आए हैं। मैं लंबे अरसे से उनके साथ डिबेट कर रही हूँ, ठीक है, तो आप ये निजी आक्षेप मत कीजिए, मुद्दे पर रहिए, आप मेरे साथ मुद्दे पर रहिए, प्रयासरत हैं। नहीं क्या है, आप मुद्दे पर रहिए ना। आपको अगर आपसे कोई अग्री नहीं करेगा तो हम निजी हमले थोड़ी करेंगे सर। अच्छा ठीक है आदित्य जी, मेरी बात सुन लीजिए। जब पार्टी जो उन्होंने कहा कि किसी और मुल्क में चले जाएं, अगर उनको डर लगता है तो देखिए, जब हम पार्टीशन के टाइम नहीं गए तो हमें भेजने की हैसियत ना भारतीय जनता पार्टी में है और ना आरएसएस में है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर जितना चाहे उतना मुसलमानों के लिए षड्यंत्र रचे, जितना चाहे प्रपंच रचे। आप ये भी जान लीजिए, हमको इससे भी डर नहीं है कि आरएसएस 10 साल रहेगी या बीजेपी 10 साल रहेगी सत्ता में, हम इसी मुल्क में इसी तरीके से बने रहेंगे, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं।
और हम मरने के बाद भी इसी मुल्क में दफन हो जाएंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले। जिनको जाना है वो वैकुंठ चले जाएंगे। नहीं, आपको कौन भेज रहा है? आप मुल्क की मिट्टी की बात कर रहे हैं, आपको भेज कौन रहा है सर? वो तो सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा आपको इस मिट्टी पे इतना डर लग रहा है, इस वतन में इतना डर लग रहा है, तो आप देखिए उन देशों का हाल। ऐसा थोड़ी है आपको उनकी बात समझ में नहीं आई, आपको उनकी बात समझ में आई ना। ये जो अदालत को लेकर सवाल पूछ रहे थे मौलाना मदनी, उस पर भी 2 लाइनें बोलिए। यूसीसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, उस पर भी 2 लाइनें बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है, केवल देश के अंदर नफरत फैलाना। भारतीय जनता पार्टी अडानी के मुद्दे पर नहीं बोलती, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर नहीं बोलती, भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी के मुद्दे पर नहीं बोलती। भारतीय जनता पार्टी एक बार भी नहीं कहा कि कोरोना काल में कितने लोग मर गए। और उन लोगों को कोई क्या नाम है ऐड दिया गया। मदनी को अदालत पे भरोसा नहीं है क्या? मैं आपसे पूछ रही हूँ, यूसीसी का जिक्र देश के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है क्या? अगर अदालत पे भरोसा ना होता तो बाबरी मस्जिद को ऐसे दे देते। उनमें से किसी सवाल का जवाब आप दे नहीं रहे हैं। आप ये बताइए, अगर अदालत पर राजनीति सूट करती है फरहान साहब, अगर हमें अदालत पर भरोसा ना होता तो क्या हम बाबरी मस्जिद ऐसे ही दे देते? अदालत पर भरोसा करके ही तो दिया ना। या भारतीय जनता पार्टी या क्या नाम है, आरएसएस की सुनिए ध्यान से, किसने दिया किसने लिया की बात नहीं है। सुनिए ध्यान से सुनिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि अयोध्या है, इसे कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। और देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाया, और इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन से बंधा है, उसे इस देश के कानून मानने होंगे। तो सर, यह एहसान वाला भाव त्याग दीजिए। इस देश के हर सिटीजन को इस देश की अदालत की बात सुननी होगी, और अदालतों में इसीलिए ऊपर की अदालत में अपील की गुंजाइश है। तो प्लीज ये एहसान का भाव त्याग दीजिए, एहसान का भाव त्याग दीजिए। अब जवाब लीजिए, अब आप जवाब ले लीजिए शोएब कासमी से। शोएब कासमी जवाब ले लीजिए। नहीं, मैंने आपको बहुत देर सुना है, बहुत देर सुना है। अब जवाब दूसरों को भी सुनिए सर, आप दूसरों को भी सुनिए। आगे मैं आपको आगे टाइम दूंगी। शोएब कासमी की आवाज प्लीज। अच्छा, चलिए जी। शोएब कासमी जी ने डर लग रहा है, जो इनसे इत्तेफाक नहीं रखता वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, बीजेपी का एजेंडा चला रहा है। हो सकता है थोड़ी देर बाद ये सर्टिफिकेट आपको भी मिले। देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से देश आज आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है, और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज भारत ऊंचाइयों पर पहुंचा है, उससे वो लोग भी परेशान हैं जो भारत के दुश्मन हैं, बाहर रहते हैं। कुछ ऐसे लोग भी परेशान हैं जो भारत के अंदर रहते हैं। तो राहुल गांधी जी के वफादार लोग, उनके नमकख्वार लोग, जो कांग्रेस, मुलायम, माया, लालू, कालू और इन सब के जो है टुकड़ों पे पलने वाले जो है, वो तमाम के तमाम मैदान से बाहर आ गए हैं, और वो सारे के सारे दिल्ली में इकट्ठे हो गए हैं इस वक्त। क्योंकि राहुल गांधी पार्लियामेंट में जब बोलेंगे तो सड़कों पे आदमी चाहिए। तो मदनी साहब और उनकी टीम वही काम कर रही है जो उन्हें 70 सालों में सिखाया गया है। अचानक मदनी साहब का 9 साल के बाद जाग जाना, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड के अंदर आ जाना और यहाँ आकर भारत के संविधान पर उंगली उठाना, अदालतों के बारे में ये बोलना कि अदालतें हमारे खिलाफ फैसले दे रही हैं, भारत में मुसलमान जो है वो डर के जी रहा है, और भारत के अंदर जो है सिविल कोड आ रहा है, हम आने नहीं देंगे। और स्टेज के ऊपर ममता बनर्जी के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी को बुलाना, कश्मीर के मौलाना रहमतुल्लाह, जिस पर एनआईए ने अभी छापामारी की थी, देशद्रोही गतिविधियों में पकड़ा गया था, वो उसको स्टेज पे लाकर बैठाना, और देवबंद के उस मौलाना को बुलाकर यहाँ तकरीर करवाना जो पाकिस्तान के मौलाना नक्शबंदी जुल्फिकार का अनुयायी है, उनका खलीफा है। वो यहाँ बोलता है रामलीला ग्राउंड में कि भारत के अंदर मुसलमान बहुत परेशान हैं। ये क्या बताना चाहते हैं मदनी साहब जो हैं, दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ठीक है, इस पे जवाब लीजिए फरहान साहब, अब जवाब दीजिए। हकीकत ये है, ये चाहते हैं कि फरहान साहब, आपने सुना
क्या आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर सुहेब कासमी? वो कह रहे हैं कि मौलाना मदनी अभी क्यों जागे। जिस पॉलिटिकल एजेंडा का आरोप आप लगा रहे थे दूसरों पर, उसी पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने का आरोप आप पर भी लग रहा है। आप पर भी विपक्ष की जो दूसरी पार्टियां हैं उनके साथ साठगांठ होने के आरोप लग रहे हैं। ये जो जलसा हुआ इस पर भी पॉलिटिकल मोटिव, पॉलिटिकल एजेंडा इसके पीछे होने के आरोप लग रहे हैं। इस पर क्या जवाब है आपके पास? देखिए हम पर देखिए आदित्य जी, हम पर बहुत आरोप लग चुके हैं। अब हम लोग आरोपों के आदी हो चुके हैं। हमारा जो काम है वो कौम और मिल्लत के लिए करना। हम भारत की अखंडता और एकता, उसके सौहार्द, उसके प्रेम के लिए काम करते हैं। हम दलित, मुस्लिम और क्या नाम है आदिवासी, बैकवर्ड, इनके लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाती है और भारतीय जनता पार्टी अपने ऐसे लोगों को, ऐसे एजेंडों को टीवी पर बैठाने का काम करती है जो केवल देश बांटने का काम करते हैं। फरहान साहब, क्यों आपके हिसाब से बस ये 3 ही भारतीय हैं, बाकी इसमें भारतीय नहीं हैं? आपने बंटवारा कर दिया है क्या उसमें भी? बाकियों का ठेका तो आरएसएस ने ले रखा है ना, भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है, समाजवादी पार्टी ने ले रखा है। अच्छा, तो अच्छा ये राजनीति, अच्छा इसमें आपको अभी भारत की एकता अखंडता की आप बात कर रहे थे, अभी आप भारत की एकता और अखंडता की बात कर रहे थे, लेकिन आप जिस तरह से फिर बात करने लगे उसमें कुल मिलाकर आपने खुद ही कह दिया कि ये पूरी लड़ाई तो सियासत की है, ये पूरी लड़ाई तो जातीय समीकरणों की भी है, ये पूरी लड़ाई तो वोट की है। आपने खुद ही कबूल कर लिया। आदित्य जी, हम दलितों के हक की बात करें, नहीं हम दलितों के हक की बात करें तो हम विरोधी, और अगर हम आदिवासियों के हक के लिए लड़े तो हम विरोधी। सर, आदिवासियों के हक की लड़ाई आप लड़ने का दावा कर रहे हैं, आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ने का दावा बीजेपी भी करती है। सर, ये सब आपके दावे हैं, सब आपके दावे हैं। आपने खुद ये कहा हम भारत की एकता अखंडता के लिए लड़ रहे हैं, और फिर आपने कहा हम सिर्फ 3 सेक्शंस की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। खुद तो क्लैरिटी ले लीजिए। हमने देखिए, मैं बिल्कुल फिर से कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं कि हम दलित, आदिवासी, बैकवर्ड और मुसलमानों के लिए चाहते हैं, बड़ी मजबूती मुसलमानों को कट्टरपंथी बना के ये देश के सामने भी अपनी बात को बड़ी मजबूती से इन समाज के लिए रखते हैं, क्योंकि इन समाज की सुध लेने वाला कोई दूसरी पार्टी नहीं है इस भारतवर्ष के अंदर सिवाय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के। नहीं सर, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तो ये भी कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे ना कि बीजेपी और आरएसएस तो कितने वक्त रहेंगे। बैरिस्टर ओवैसी का वो स्टेटमेंट भी आपको याद होगा, जब मोदी चला जाएगा, जब योगी मठ में चला जाएगा तब क्या होगा। वो भी भारत की एकता और अखंडता की ही बात थी। वो जो स्टेटमेंट था जिस पे सवाल उठे थे वो भी आपको याद रखना चाहिए, जब बड़ी बड़ी बातें आप इस डिबेट में कर रहे हैं। चलिए, आपको सुहेब कासमी जवाब देना चाह रहे हैं, पहले उनका जवाब और उसके बाद फिरोज बख्श साहब, जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए, ये जो है ओवैसी साहब पिछले 10 साल सोनिया गांधी जी के पीछे पीछे घूमते थे और यूपीए 1 और 2 के अंदर उनके अनुयायी, उनके शागिर्द बने हुए थे। सत्ता से बाहर होने के बाद उन्हें गालियां देते हैं और जो है देश के मुसलमानों को भड़काते हैं, बहकाते हैं। और ये वो मुसलमान हैं जो एक क्लास मुसलमान हैं जिन्होंने देश को लूट लिया है। हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति इनके पास है। देश का जो दलित मुसलमान है, आम मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, ओबीसी मुसलमान है, उसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। उससे इन सब की हाहाकार निकल गई है। दहाड़े मार रहे हैं मदनी भी और ओवैसी भी। ये सारे परेशान हैं, वो बीजेपी के करीबी हो जाता है। ये तो समझ नहीं आ रहा। पहले फिरोज बख्श साहब से आपको दिक्कत थी, अब आपको सुहेब कासमी से भी दिक्कत है, अभी आप मुसलमानों की भी बात कर रहे थे। सर, डिसाइड कर लीजिए, जो आपको सूट करता है बस वही आप एकदम उसी पर आप बात करना चाहते हैं। जो आपसे सवाल पूछ ले, जो आपसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछ ले, आप उस पर सवाल उठाने लगते हैं, निजी आक्षेप लगाने लगते हैं। भैया, आपकी अपनी ओपिनियन है तो उनकी भी तो ओपिनियन है जनाब, उनकी भी तो ओपिनियन सुनिए ना आप। या हर किसी को आप यही कह के डिसमिस करते चले जाएंगे कि ये बीजेपी के हैं। डिनाई करते कि भाजपा के दलाल नहीं है। अरे सुनिए, भाषा पर थोड़ा सा संयम रखिए फरहान साहब। नहीं, सुन लीजिए, ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिएगा, भाषा की मर्यादा मेंटेन कीजिए प्लीज, और तार्किक तौर पर बात कीजिए। नहीं, तार्किक तौर पर बात कीजिए आप मुझसे। अमर्यादित भाषा के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मैं अमर्यादित तरीके से डिबेट नहीं करती हूँ, ध्यान से सुनिए आप। अमर्यादित तरीके से मैं बहस नहीं करती हूँ फरहान साहब। ये कोई जलसा नहीं हो रहा है कि आप किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे। मैं रिस्पॉन्सिबल तरीके से शो करती हूँ और गेस्ट से भी एक्सपेक्ट करती हूँ, और आप मेरे डिबेट्स में आ चुके हैं, आप तीनों ही बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से, जिम्मेदारी के साथ। जो लोग आपको देख रहे हैं उनके प्रति आपका एक दायित्व है। एक नेशनल चैनल पर आप बैठे हैं तो भाषा का इस्तेमाल जरा सोच समझ कर कीजिए। फिरोज बख्श साहब, आपके माध्यम से काश्मीर फिरोज बख्श साहब की आवाज। कोई बात नहीं फरहान साहब, आप भी IMIM के मेंबर है, कोई बात नहीं।
एक मिनट, आप भी AIMIM सुनिए, के कोई बात नहीं, मेंबर है इनको- ना, देखिए, तो ठीक इनको- है, इनको बोलने सुन लीजिए दीजिए, इनका दूसरों की फिल्टर बात। डाउन करिए। देखिए ऐसा है, हाँ आदित्य जी मेरी भी बात सुन लीजिए, इनको भी सुनवा दीजिए। क्या है कि हिंदुस्तान में जो गवर्नेंस चल रहा है आज की तारीख में, वो मोदी अमित शाह का चल रहा है। बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, जिस तरह की ज़बान ये फरहान साहब बोल रहे हैं, ये एक क्लैंडस्टीन सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बाहर से इनके पास फंडिंग आती है, तुर्की से फंडिंग आती है, उसी तुर्की की कि जिसकी मोदी साहब ने मदद की है, इतना बड़ा हमला भेजा है उन लोगों को। वेरी अनफॉर्चुनेट, वहाँ जलजला आ गया। ये वो लोग हैं जो चाइना से इनके पास फंडिंग आती है, इनके पास दूसरे देशों से फंडिंग आती है, और ये क्या करते हैं, ये शाहीन बाग लगाते हैं, ये मोदी के खिलाफ जहर उगलते हैं। ये जो भी इनके ऐसा है, ये लोग जो भाषा बोलते हैं, ये मुसलमानों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, भटकाते हैं, भड़काते हैं, लटकाते हैं, झटकाते हैं। तो ऐसे लोगों, मैं एक बात बता दूं, इस मुल्क का जो मुसलमान है, 90-95% मुसलमान राष्ट्रवादी है, देशभक्त है, पेट्रियाटिक है, नेशनलिस्ट है। लेकिन इन जैसे लोग ये समझते हैं हम भड़का देंगे मुसलमान को, सड़कों पे ले आएंगे, दे कांट डू एनीथिंग। ठीक है, ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं, और ये लोग सरकार के लिए भी एक्सपोज हो चुके हैं, और मुसलमान भी इनके ऊपर यकीन नहीं करते। मैं ये कहना चाहूँगा, और मुसलमानों से, अगर मुसलमान मेरी बात सुन रहे हैं, कि मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क और हिंदू से अच्छा कोई दोस्त नहीं है। और हिंदुओं से मैं कहना चाहूँगा कि इस मुल्क के 90-95% जो मुसलमान हैं, वो राष्ट्रवादी हैं, संस्कारवादी हैं, देशभक्त हैं, और इनके चक्करों में ना पड़ें। ये जो लोग हैं, चाहे ये ओवैसी के पार्टी के हों या किसी भी पार्टी के हों, या जो राहुल गांधी साहब की पार्टी के लोग हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हिंदुस्तान आज विश्व गुरु बनने वाला है, मोदी जी की लीडरशिप में, अमित शाह के होम मिनिस्टरशिप में, और डोवाल साहब की जो सिक्योरिटी है उसके चलते। और ये लोग ऐसे ही अपने भौंकते रहेंगे, और इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है वो बड़ा ब्राइट और ब्रिलियंट है, और ये जो लोग हैं ये समझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि गुड सेंस कम्स टू देम, शायद ये लोग भी इस बात को समझें, और ये लोग भी एक दिन कहें कि आओ हम मोदी जी के हाथ मजबूत करें, अमित शाह के हाथ मजबूत करें, हिंदुस्तान को जगत गुरु बनाएं। मैं तो इनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप आगे आइए, मोदी जी की जो लीडरशिप है उसमें आगे चलिए, बजाय इसके कि आप उनको कोसते हैं, उनको गालियां देते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। यही तो मौलाना मदनी ने भी कहा जब वो सवाल उठा रहे थे तमाम। फरहान साहब, आपने शायद वो लाइन मिस कर दी। मौलाना मदनी ने भी ये बात कबूल की थी कि हमारे लिए सबसे बेहतरीन मुल्क हिंदुस्तान है, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। फरहान साहब, ये आपसे मैंने ये जानबूझकर आपके लिए समझना जरूरी है, और ये जानबूझकर मैंने आपके सामने रखा, क्योंकि आप जिस तरह से भारत की एक तस्वीर पेंट करने की कोशिश कर रहे थे, उसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता है। मैं आपका जवाब इस पर लूंगी, लेकिन उससे पहले जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आए जमीयत के इस बयान पर, कांग्रेस और बीजेपी ने क्या कहा है, वो भी हम अपने दर्शकों को सुनवाना चाहते हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी और संघ के नेता बात बात पर मुसलमानों को पाकिस्तान जाने का कहकर ये एहसास कराते हैं कि वो इस देश के नागरिक नहीं हैं। वहीं बीजेपी कहती है कि प्रधानमंत्री ने तो हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात कही है, और जब वो ये कहते हैं तो इसमें जाहिर तौर पर हिंदू और मुसलमान सब शामिल हैं। ये देश हर देशवासी का है, लेकिन कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो गई है कि ये देश सिर्फ उनका देश है, इसीलिए वो पूरे देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता ये समझते हैं कि इस देश का पट्टा उनके नाम लिखा हुआ है, तभी तो उनके न जाने कितने नेता हैं जो कुछ लोगों को पाकिस्तान भिजवा देना चाहते हैं, कुछ लोगों को देशद्रोही बताना चाहते हैं। देश का माहौल खराब करने का काम आरएसएस और बीजेपी ने किया है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एक शब्द कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। वो 140 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं, कभी उस संख्या में कमी नहीं करते। किसी वर्ग को हटाने का, किसी वर्ग को कम करने का कभी माननीय मोदी जी ने नहीं किया है।
तो आप सुन रहे हैं कि बीजेपी बार बार ये कह रही है कि प्रधानमंत्री तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं। तो शोएब कासमी, भारत में ये डर का माहौल बनाकर फायदा किसे हो रहा है? सियासत को फायदा हो रहा है, लेकिन क्या इसमें कोई पार्टी पीछे है? ये है मेरा सवाल। देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकली और देश के मुसलमान ने उसको नकार दिया। देश का मुसलमान ना केरला में साथ आया, ना कर्नाटक में साथ आया और ना उत्तर प्रदेश और जो है दिल्ली में आया, और कश्मीर में तो मुसलमान बिल्कुल भी गायब हो गया। तो राहुल गांधी की फ्लॉप यात्रा जब दिल्ली पहुंची और ये कल पार्लियामेंट में पहुंचे राहुल गांधी, उन्होंने यात्रा का जिक्र तो नहीं किया, सिर्फ अडानी अडानी चीखते रहे। तो उसी के प्लानिंग के तहत ये रामलीला ग्राउंड में मोदी जी की रैली जमवाई गई है। पुराने वफादार हैं, कई बार राज्यसभा ले चुके हैं कांग्रेस से, कई बार कांग्रेस के पदों पर रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं। जब से भाजपा आई है, मोदी जी आए हैं, तो सरकारी सीट से बाहर हैं, तो बिलबिला रहे हैं। उम्मीद है इन्हें कि राहुल गांधी या कांग्रेस आएगी तो हमें कोई सीट मिलेगी। उस सीट की वफादारी को निभाने के लिए 2024 की तैयारी के लिए मुसलमानों को बहकाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी ने देश के उन 90% मुसलमानों की भी बात की है जो दलित से जरा पिछड़ गए हैं, जो ओबीसी हैं, अंसारी हैं, कुरैशी हैं, जो है जो पिछड़ा मुसलमान है, पसमानदा मुसलमान है, आज उनको लेके चल रहे हैं। आज मोदी जी ने सूफीज्म की बात की है। जो सूफी हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत ख्वाजा अजमेरी हमारे बुजुर्ग हैं, जिन्होंने हमारे देश को अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। मोदी जी ने तमाम देशवासियों की बात की है, मगर ये लोग हमेशा मजहब की बात करते हैं, एक समुदाय की बात करते हैं, 25 करोड़ लोगों की बात करते हैं। ठीक है, देश में वही राज करेगा जो पूरे देश के लोगों की बात करेगा, 140 करोड़ लोगों की बात करेगा, पूरे देश की एकता की बात करेगा, अखंडता की बात करेगा, राष्ट्र निर्माण की बात करेगा। ठीक है, इस पे जवाब लीजिए फरहान साहब। आपकी पार्टी बांटने की राजनीति करती है। अभी आप 3 जातियां गिनवा रहे थे, उसी में एक कदम आगे जाकर अभी आपने सुना सोहेल कासमी ने कहा कि आप बांटने की राजनीति करते हैं। फरहान साहब, आवाज आ रही है? तो फरहान साहब तक इस वक्त आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम आपको ये दिखा रहे हैं कि मौलाना मदनी, जिन पर पॉलिटिकल मोटिव होने का आरोप अभी आपने सुना शोएब कासमी ने लगाया, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पर इस जलसे का आयोजन किया गया। और हमने आपको ये भी दिखा रहे हैं लगातार कि यूसीसी को लेकर, देश की अदालतों को लेकर, बीजेपी और संघ को लेकर मौलाना महमूद मदनी द्वारा क्या बड़ी बातें कही गई हैं। तो बड़ी बात ये कही गई है कि यूसीसी जो है वो वोट पॉलिटिक्स से प्रेरित है। बड़ी बात ये कही गई है कि इससे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। यूसीसी के लिए बड़ी बात ये भी कही गई है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए मुद्दा नहीं है, देश के दूसरी जातियों के लिए भी ये मुद्दा है, ऐसा मौलाना मदनी का कहना है। फिरोज बख्श साहब, एक कमेंट जल्दी से इस पर आपका। तो देखिए, हिंदुत्व को लेकर क्या कहा है, ये इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़िए। वो कह रहे हैं हमें सनातन से दिक्कत नहीं है तो उन्हें इस्लाम से क्यों है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि हिंदुत्व को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, हिंदुत्व को उग्र बनाया जा रहा है, और जो हिंदुत्व इस समय नेताओं के बयानों में दिख रहा है वो हिंदुत्व सही नहीं है। ये भी मौलाना मदनी का कहना है। शोएब कासमी, देखिए, ऐसा है, भारत की न्यायालय ने हिंदुत्व की परिभाषा जो है वो जो है पहले ही वाज़ेह कर दी है। उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनकी वेशभूषा, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता हिंदुत्व है। हमारे इबादत के तरीके अलग अलग हैं, कोई नमाज पढ़ता है, कोई पूजा करता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई मंदिर जाता है, कोई गिरजा जाता है। तमाम मज़ाहिब अलग अलग हैं और पूजा पद्धति अलग है, मगर भारत में रहने वाले सभी लोगों को हिंदी कहा जाता है अरबी में, और हिंदी में हिंदू कहा जाता है। ये बार बार ये अल्फाज लाके मुसलमानों को डराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, इसलिए तुम सरकार के खिलाफ हंगामा करते रहो। देश की फौज और देश की पुलिस, देश का प्रशासन, देश की अदालतें, इनके खिलाफ खड़े रहो। इसीलिए देश का मुसलमान देश के किसी फैसले को सही नहीं मानता है। मदनी जैसे लोग
हर फैसले पे इतराज करते हैं और देश का मुसलमान बहक जाता है। ओवैसी जैसे लोग देश के मुसलमानों को सड़कों पर लाते हैं, देश की अदालतों पर उंगली उठाते हैं, देश की सरकार पर, देश की एजेंसियों पर, NIA हो, CBI हो, ED हो या देश की और एजेंसियां हो, इनको निशाने पर रखते हैं ताकि देश का मुसलमान देश की मुख्य धारा से न जुड़े और हर एक को शक की निगाह से देखे और शक में रहे और डर के रहे और इनका वोट बना रहे, इनके मैदानों को भरता रहे। इसलिए ठीक, सरकार को चाहिए कि स्टेज के ऊपर जो मौलाना यहाँ पर मदनी के हैं, इन सब की IB से इंक्वायरी करवाई जाए, देखा जाए इनकी फंडिंग कहां से हैं, दुनिया में कहां से पैसा ला रहे हैं ये लोग और क्या क्या इस पैसे का इस्तेमाल कहां कर रहे हैं। जब तक मदनी जैसे लोग मुख्य धारा के नहीं लाया जाएगा, ये लोग राष्ट्रवाद। फरहान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, फरहान साहब तक आवाज पूरी नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन सोहेल कासमी, जो सवाल यहां पर उठा वो सवाल ये भी उठा कि बार बार जो मुसलमान मौजूदा सरकार की पॉलिसीज, उसकी योजनाओं या फिर सरकार से सवाल पूछने का काम करता है, उसे क्यों कहा जाता है कि तुम देश से बाहर चले जाओ। जैसे कि अभी आपने राशिद अल्वी को भी कहते हुए सुना, उसे या तो कहा जाता है पाकिस्तान चले जाओ, उसे या तो देशद्रोही करार दे दिया जाता है, इससे उसके मन में एक असुरक्षा की भावना आती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के 15 करोड़ कार्यकर्ताओं ने, किसी भी जिम्मेदार शख्स ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक, किसी ने कभी ये बात नहीं कही। ऐसे ही सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मंत्रिमंडल या हमारे पूरी सरकारों के जो चेयरमैन और मंत्री हैं या MP MLA हैं, कभी किसी ने ऐसी बात नहीं कही है। ये झूठा इल्जाम है और ये सब वही लोग हैं जो कांग्रेस के इशारे पर काम करने वाले हैं, देश को तोड़ने वाले हैं। हमारी भाजपा की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से आगे बढ़ रही है और पूरी दुनिया के अंदर इसका मकाम हासिल हो रहा है। आज दुनिया के तमाम देश, सऊदी अरब, लेकिन ये आरोप बार बार लगे हैं कि अभी आपने सुना, फरहान साहब ने थोड़ी देर पहले यही बात कही थी कि इस देश में जिस तरह से धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है और वहां से उनका आरोप यह है कि मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी के लिए इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं और इससे गलत मैसेज जाता है अल्पसंख्यक समुदाय में। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, जो भी गलत बोलता है उस पर FIR होती है, एक्शन होता है। इनको चाहिए कि कोई गलत बोलता है उसके खिलाफ FIR करें, सरकार से मिलें, अपने मुद्दों को रखें। क्या सड़क पे खड़े होकर रामलीला ग्राउंड भर के शाहीन बाग बना के ये भारत सरकार को दबा लेंगे? ये पिछले 9 सालों से सड़क पे फैसला करना चाहते हैं, हर बात का चौराहे पे फैसला करना चाहते हैं और मुसलमानों को ये बताते हैं कि हम फैसला चौराहे पे करेंगे। और शरीफ लोगों का तरीका होता है कि अपने मुद्दों को लेकर सरकार से मिलते हैं, जो दिक्कतें हैं उन पे मिले, बैठे, बात करें और समाधान निकालें। तो ये लोग ऐसा क्यों करना चाहते हैं? आप जो ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सड़क पर फैसला करने की साजिश है, मुसलमानों को बरगलाने, मुसलमानों को भड़काने की साजिश है। जी, इनके दिमाग में ये रहता है कि अगर भारत में मुसलमान परेशान दिखेगा तो विदेशों के अंदर जो बड़े सरमाएदार हैं वो इन्हें पैसा देते रहेंगे और इनकी संस्थाएं चलती रहेंगी। मदनी साहब का जो है 50,000 करोड़ का एम्पायर है, ओवैसी साहब का भी तकरीबन इतना ही है। ये तमाम एम्पायर जो खड़ा किया गया है वो विदेशों से पैसा लाया खड़ा किया गया है और मुसलमानों की आड़ में खड़ा किया गया। इनका कोई कारोबार नहीं है, इनका कारोबार मुसलमानों की बदहाली है, मुसलमानों की परेशानी है, मुसलमानों की हाहाकार है। ये दिखाते हैं, पहले ये डराते थे RSS आ जाएगी, हम रोके हुए हैं, BJP आ जाएगी, हम रोके हुए हैं। अब आ गई है तो दिखा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हम बचा रहे हैं। ईमान खत्म हो जाएगा, मुसलमान हिंदू बन जाएंगे, इनको हम बचा रहे हैं। इसलिए ऐसे दोगले लोगों से, डबल स्टाइल के लोगों से देश को बचना होगा। देश का मुसलमान बहुत अच्छा है, वो मुख्य धारा में रहना चाहता है और वो तमाम के तमाम जो है वो राष्ट्र के साथ मोहब्बत करता है, इस देश से प्रेम करता है। ऐसे लोग वर्गलाते हैं। मदनी साहब ये भी कह रहे हैं कि UCC लाने के पीछे वोट पॉलिटिक्स है। हालांकि कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने यह कहा था कि अभी सरकार का, केंद्र सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन मौलाना महमूद मदनी ये कह रहे हैं कि UCC लाने के पीछे वोट पॉलिटिक्स है, ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है और इससे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, UCC पूरी दुनिया के अंदर है, हर देश के अंदर कानून है।
अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, सऊदी अरब, हर जगह कानून है और वहां मुसलमान रहता है, कानून को मानता है। और जो है जहां तक ये इनका कहना है कि वोटों की पॉलिटिक्स है, भारत के अंदर 300 सीटें लाई भाजपा, 350 सीटें लाई, 15-16 स्टेटों के अंदर हुकूमत चल रही है, वो बगैर यूसीसी के आ गई है। अब और कौन सी वोट पॉलिटिक्स होगी? वोट की पॉलिटिक्स तो कांग्रेस करती थी, सुबह सरकारें बनती थी, शाम को गिरा दिया करती थी। मनमोहन सिंह कहते थे कि देश के तमाम चीजों को पहले हक मुसलमानों का है और मुसलमानों को दलितों से बदतर बना दिया इन्होंने, सारी नौकरियां छीन ली, सारी इनकी जो मुसलमानों की चीजें थी वक्फ बोर्ड से लेकर तमाम चीजों को वो खत्म कर दिया और जबानी जमा खर्च करते रहे मुलायम सिंह यादव भी, उनके बेटे भी, लालू प्रसाद यादव भी, मनमोहन सिंह भी और सोनिया गांधी साहिबा भी। इसलिए देश के मुसलमान को यह देखना होगा कि इनका हितैषी कौन है। नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में सबके साथ न्याय से काम हो रहा है, मकान मिल रहे हैं, सबको मिल रहे हैं, जो कुछ मिल रहा है सबको बराबर मिल रहा है। तो विपक्ष के यहाँ पर जोएब कासमी जी अपने आरोप हैं और सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन देश के मुसलमान को आज ये समझने की जरूरत है कि उसका इस्तेमाल सियासी फायदे के लिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, और सिर्फ मुसलमान नहीं, इस देश के हर नागरिक को धर्म और जाति में बांटकर कहीं पॉलिटिकल पार्टियां अपनी सियासत साधने की कोशिश तो नहीं कर रही हैं। ये बात आपको समझनी है, इस देश के वोटर को समझनी है। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान साहब, फिरोज बख्श साहब और सोहेब कासमी हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए।